तो बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे जिनपिंग के सामने जयशंकर जी ने शहबाज शरीफ को आतंकवाद वाले मुद्दे पर धो डाला। पहले शहबाज शरीफ ने भारत को गिराने की कोशिश, जिसके बाद जयशंकर जी ने ऐसा धोया है पाकिस्तान को पुतिन और जिनपिंग के सामने। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, तो वही बताएंगे चीनी नागरिकों पर बड़ा हमला हुआ है, कई के मारे जाने की खबर है। बताएंगे कहां मारे गए ये लोग, तो वही आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट में लगाए परमाणु बम, क्या भारत को PAF के डबल थंडर से टेंशन लेना चाहिए? सबसे पहले विस्तारित खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ अग्निवीर पर राहुल गांधी और राजनाथ सिंह की लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि ये संसद में सच और झूठ का गंभीर मामला है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जिनपिंग के सामने जयशंकर जी ने शहबाज शरीफ को आतंकवाद पर धो डाला, जमकर सुनाई खरी खोटी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आतंकवाद को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई देशों के नेता मौजूद थे। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे जयशंकर जी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग करने और बेनकाब करने को कहा जो आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं और आतंकवाद को नजरअंदाज करते हैं। जयशंकर जी ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को रखते हुए जयशंकर जी ने कहा कि SCO का एक मूल लक्ष्य आतंकवाद से लड़ना है। उन्होंने कहा, हम में से कई लोगों के अपने अनुभव है जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे सामने आते हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यानी कि पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के सामने जयशंकर जी ने ऐसा लताड़ा है दोस्तों आतंकवाद के मुद्दे पर कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखेगा। ऐसे में जयशंकर जी को थैंक यू कहना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने रशिया के विदेश मंत्री को भी दो टुक जवाब दिया। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की जल्द से जल्द हो वापसी। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक में रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर चिंता जाहिर की। इस मसले को लेकर खुद विदेश मंत्री जी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया है कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करते हुए भारतीय नागरिकों को लेकर चिंता जताई और कह दिया है कि जल्द से जल्द उनकी सुरक्षित और शीघ्र वापसी पर जोर दिया जाए। तो वहीं आपको बता दें, कांगो में चीनी नागरिकों पर हमला, कई के मारे जाने की खबर। सोने की खदान में कर रहे थे काम। जी हां, चीन ने गुरुवार को पुष्टि की है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC में एक सशस्त्र हमले में उसके कई नागरिक मारे गए या लापता हो गए। स्थानीय सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सोने से समृद्ध इतूरी प्रांत में एक खनन स्थल पर मिलिशिया के हमले में कम से कम 4 चीनी नागरिक मारे गए। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने बिना संख्या बताए कहा है कि DRC में एक निजी कंपनी पर सशस्त्र बलों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई चीनी नागरिक मारे गए और लापता हो गए। जी हां, तो वहीं क्या अब फ्रांस में मांगा जाएगा कागज? बता दे, फ्रांस के मुसलमान क्यों हो गए हैं परेशान? दरअसल फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव के बाद इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। मरीन ले पेन के नेतृत्व वाली धूर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली जीत की तरफ बढ़ रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गई है। ऐसे में फ्रांस के मुसलमानों को कागज दिखाने का डर सताने लगा है। उनको इस बात का डर है कि अगर देश में घोर दक्षिणपंथी सरकार बनी तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बारडेला पहले ही मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर करने की वकालत कर चुके हैं। मरीन ले पेन अपना उत्तराधिकारी जॉर्डन बारडेला को ही बनाना चाहती हैं। बारडेला इस समय महज 28 साल के हैं, लेकिन फ्रांस में उनकी लोकप्रियता चरम पर है। फ्रांस के लोग बारडेला को एक चमत्कारिक लीडर के तौर पर देखते हैं, लेकिन इससे मुसलमानों की नींदें उड़ चुकी हैं। दक्षिणपंथी पार्टी की जीत से यूरोपीय देश भी परेशान है, क्योंकि बारडेला फ्रांस फर्स्ट की बात करते हैं और यूरोपीय संघ को बकवास बता चुके हैं। नेशनल रैली की जीत ने जर्मनी समेत अन्य फ्रांस के पड़ोसी देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। जी हां, आपको बता दें, इनकी सरकार आने के बाद दोहरी नागरिकता वाले लोगों से सरकारी पदों से किया जाएगा बाहर। जी हां, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बारडेला ने जनता से चुनाव में वादा किया है कि वे दोहरी नागरिकता वाले लोगों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों
हाथों से बाहर कर देंगे। उनका कहना है कि इन लोगों की वजह से देश के लोग ही विदेशी बन गए हैं। मैंने अपने पड़ोसी देश में इस्लामीकरण को भी देखा है, ऐसे में हम इसको बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। जी हाँ, ऐसे में फ्रांस के कुछ मुसलमानों को लग रहा है कि उनको कहीं फ्रांस देश छोड़ना ना पड़ जाए। ऐसा हो सकता है कि अब इन मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, धड़ाधड़ और लगातार फलस्तीन से फ्रांस भी आना चाहते हैं मुसलमान। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होने वाली है, जहां पर कागज दिखाना पड़ सकता है मुस्लिम समुदाय को फ्रांस में? तो वहीं आपको बता दें, हथियारों से लैस बदमाश पहुंचे विधायक के घर और कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हां, मौके से AK-47 के खोखे मिले। आपको बता दें, मणिपुर में गोलीबारी की बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। हमलावरों ने विधायक आवास को बनाया है निशाना। दरअसल मणिपुर में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गुरुवार को चूरा चांदपुर जिले में विधायक चीन लुन थांग के आवास पर गोलीबारी कर दी। पुलिस घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंची और ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। साथ ही बताते, ब्रिटेन चुनाव को लेकर बड़ी खबर। क्या यूके में रहने वाले भारतीयों के मन से उतर चुके हैं PM ऋषि सुनक? आखिर क्या है कारण? दरअसल ब्रिटेन का ऐतिहासिक आम चुनाव ऋषि सुनक के लिए ऐसे समय पहली वास्तविक परीक्षा है जब ब्रिटिश भारतीय समुदाय के लिए ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री पर गर्व की भावना, जीवन यापन संबंधित संकट और कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के 14 साल के शासन से निराशा के कारण गौण हो सकती है। लोगों ने नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। परिणाम तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव की पूर्ण संध्या पर द टाइम्स के लिए YouGov द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अंतिम सर्वेक्षण से पता चलता है कि विपक्षी लेबर पार्टी को बहुमत मिल सकता है। अंतिम परिणाम जो भी हो, लेकिन यह स्थिति उस राजनीतिक उथल पुथल की प्रतिबिंब है जिसके चलते ऋषि सुनक अपने ही नेतृत्व के खिलाफ आगे बढ़कर प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि सुनक के लिए भारतीय मूल के ही मतदाता जो है उनको निराश करने वाले हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें किसके पक्ष में इस बार पड़ने वाले हैं बम्पर वोट। दरअसल इंडिया ब्रिटेन संबंधों के पक्षधर हैं ये, पेशे से हैं वकील। आखिर सुनक को टक्कर देने वाले कीर स्टारमर कौन है? बता दें, ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर से लेबर पार्टी के नेता बने कीर स्टारमर ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर गुरुवार के आम चुनाव में उन्हें जनादेश मिलता है तो लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो वो भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल होगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां चीन ने क्यूबा में बनाया जासूसी अड्डा। टेंशन में क्यों आया अमेरिका? फ्लोरिडा से टेक्सास तक बड़ा खतरा। जी हाँ, चीन को अमेरिका की नाक के नीचे पहला जासूसी अड्डा मिल गया है। यह अड्डा कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश क्यूबा में स्थित है। जी हाँ, क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की मेजबानी के तुरंत बाद ये पता चला है कि ये कट्टर कम्युनिस्ट देश अमेरिका पर जासूसी करने में सक्षम एक नया रडार साइट बना रहा है। ये रडार साइट गुआंतानामो बे नौसैनिक अड्डे के पास स्थित है, जिससे अमेरिकी नौसेना ऑपरेट करती है। इस रडार साइट के एक्टिव होने के बाद अमेरिकी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों पर चीन के लिए निगाह रखना आसान हो जाएगा। इसके अलावा वो गुआंतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर होने वाली हर हरकत पर नजर रख सकता है। तो वहीं बता दे, SCO से दूर क्यों जा रहा है अपना भारत? शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए PM मोदी जी, क्या है कारण? बता दें, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया, शुरू में इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाग लेना था, लेकिन अंतिम समय में उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर जी ने किया। दरअसल भारत को शक था, डाउट था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस मंच का उपयोग अपने हितों को साधने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। हुआ भी यही। SCO के मंच पर चीन और रशिया के बीच अपने प्रभाव का विस्तार करने की होड़ देखने को मिली। चीन और रशिया द्वारा 2001 में स्थापित मध्य एशियाई आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन में दुनिया की 40% से अधिक आबादी रहती है और इस साल बेलारूस के शामिल होने के साथ ही इसके सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी। लेकिन जब शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गहन सहयोग के एक और संकेत के रूप में मिलने का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है और अपनी जगह अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को भेज दिया। मोदी जी की अनुपस्थिति को कुछ लोगों द्वारा शिखर सम्मेलन के महत्व को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जबकि भारत अपनी विदेश नीति में एक नाजुक संतुलन बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है। जी हाँ, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहबाज शरीफ और जिनपिंग के सामने ना जाकर के क्या ठीक किया? दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है? कमेंट में भारी मात्रा में बताइएगा। और आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए कि सबसे पहले ट्रेंडिंग खबरों को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप लोग उस पर क्लिक करके ज्वाइन जरूर करिएगा। इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद अंत में ज्वाइन करना मत भूलिएगा और अपने इस परिवार का हिस्सा
व्हाट्सएप पर भी बनिएगा। तो वहीं एक और खबर की बात करें, जहां नाटो में बहुत बड़ी दरार, रशिया यूक्रेन जंग के बीच आज पुतिन से मिलेंगे हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान। बता दें, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान 5 जुलाई यानी आज रशिया का दौरा करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करेंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री रशिया के खिलाफ नाटो की जंग के विरोधी रहे हैं। इस तरह ये माना जा रहा है कि पुतिन ने नाटो में सबसे बड़ी सेंध लगाई है। हंगरी नाटो का सदस्य है। रशिया यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार कोई यूरोपीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रशिया के दौरे पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ओरबान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने से पहले कीव जाकर जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ी 3 बड़ी खबरें भी आ रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने जंग रोकने को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान की भी तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, चीन की चालाकी तो देखे, विंड टरबाइन के नाम पर लीबिया भेज रहा था मिलिट्री ड्रोन, इटली ने पकड़ लिया। जी हां, इटली के अधिकारियों ने लीबिया को विंड टरबाइन के नाम पर भेजे जा रहे चीनी मिलिट्री ड्रोन विंग लुंग को जब्त किया है। इन ड्रोन को अलग अलग पुर्जों में बांटकर बॉक्स में रखा गया था, जिन पर विंड टरबाइन का पुर्जा होने का चिन्ह लगा हुआ था। माना यह जा रहा है कि चीन ने यह चालाकी लीबिया पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध से बचने के लिए किया था। चीन अपने विंग लुंग मिलिट्री ड्रोन को लीबिया के ताकतवर जनरल खलीफा हफ्तार के हाथों में पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। माना यह जा रहा है कि चीन की कोशिश इस ड्रोन डील के बदले लीबिया में खुद को प्रतिस्थापित करने की थी। जी हां, टाइम्स ऑफ लंदन की रिपोर्ट के अनुसार इटली के अधिकारियों ने 18 जून को दक्षिणी इटली के गियोया टोरो बंदरगाह पर ड्रोन सहित हथियारों से भरे 3 कंटेनर और 2 ड्रोन नियंत्रण स्टेशन जब्त किए थे। दोस्तों, ऐसे में चाइना अपनी बेइज्जती ना करवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो हर कार्य में अपनी बेइज्जती जरूर करवाता है। एक चाइना है और एक पाकिस्तान, ये दोनों ही देश एक दूसरे से मेल खाते हैं इन मामलों में। तो वहीं आपको बता दें, कमांडर की हत्या से बौखलाया हिजबुल्ला, इजराइल पर ताबड़तोड़ दागे 200 रॉकेट, धुआं आसमान। जी हां, अपने एक सीनियर कमांडर की हत्या से बौखलाए लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने प्रतिशोध में इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह द्वारा गुरुवार को किया गया ये हमला लेबनान इजराइल सीमा पर महीनों से चल रहे संघर्ष में सबसे बड़ा हमला है। हाल के कुछ हफ्तों में इस इलाके में तनाव चरम पर था। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हिजबुल्लाह के रॉकेटों और ड्रोनों की बमबारी के बाद इजराइल के उत्तरी हिस्से के गलील और कब्जे वाले गोलान हाइट्स में कम से कम 10 स्थानों पर आग की लपेटें भड़क रही हैं और आसमान धुएं के गुब्बार से भर गया है। तो वहीं बता दें, भारत के बाद अब बीजिंग का दौरा करेंगी शेख हसीना। चीन ने कहा मजबूत होगा आपसी राजनीतिक भरोसा। जी हां, चीन ने गुरुवार को घोषणा किया है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी अगले हफ्ते की शुरुआत में बीजिंग का दौरा करने वाली हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति जिनपिंग सहित शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। बीजिंग ने कहा है कि उनके दौरे से आपसी राजनीतिक भरोसा बढ़ेगा और द्विपक्षीय संबंधों की वैल्यूज एक नए स्तर पर पहुंचेंगे। हसीना ने इससे पहले भारत का दौरा किया था। अब वो 8 से 10 जुलाई तक चीन का दौरा करेंगी। उनके इस दौरे को भारत और चीन के बीच संबंधों को संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट में लगाए परमाणु बम। क्या भारत को PAF के डबल थंडर से टेंशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको बता दें, एक अमेरिकी रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर को हल्फ 8th राड नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी ALCM ले जाते हुए देखा गया है। पाकिस्तान वायुसेना बोले तो PAF ने अब तक इस हथियार को मिराज 3rd आर्म में एकीकृत किया हुआ है, जबकि पाकिस्तान वायुसेना के पास अमेरिकी लॉकहीड F-16A/B है, जो परमाणु हथियारों को ऑपरेट करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की संसद में घुसे फलस्तीन समर्थक छत पर लगाए और लहराए बैनर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। फलस्तीन समर्थक कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद की भवन की छत पर प्रदर्शन किया और बैनर लहराए। फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने संसद की कार्रवाई के अंतिम दिन प्रदर्शन किया। बैनर में सरकार पर युद्ध अपराधों में मिली भगत का भी आरोप लगाया गया। ग्रेट वेरंडा के नाम से मशहूर इमारत के अगले हिस्से पर 4 प्रदर्शनकारियों ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय तक युद्ध अपराध और नरसंहार शब्दों के साथ साथ नदी से समुद्र तक फलस्तीन स्वतंत्र होगा के नारे लगाए। हालांकि चारों प्रदर्शनकारियों को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। साथियों, तो वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन के जले पर छिड़का नमक। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो रुकवा सकते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि उन्हें लगता है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर हैं। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि ट्रंप के निर्वाचित होने पर ऐसा करने की योजना क्या है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के अंत में कजाकिस्तान में एक समाचार
सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने ट्रंप के उन बयानों के बारे में पूछे जाने पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वे 5 नवंबर को व्हाइट हाउस की दौड़ जीतते हैं तो वे यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। ये कहना है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध जरूर रुकवा सकते हैं। इस पर आपकी क्या निजी राय और कमेंट होने वाली है बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें एलोन मस्क के टेस्ला के भारत में निवेश की खत्म हुई गुंजाइश। एलोन मस्क ने बंद कर दी भारत के साथ निवेश की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग चौंक गए होंगे और बहुत से उदास भी हो रहे होंगे या फिर बहुत से न्यूट्रल भी रहने वाले। आपको बता दें दरअसल टेस्ला के भारत में निवेश करने की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी के अधिकारियों ने अब भारत से संपर्क करना ही बंद कर दिया है। दोस्तों ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एलोन मस्क के भारत में टेस्ला निवेश को आगे बढ़ाने की उम्मीद हाल फिलहाल में नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलोन मस्क की टीम ने अप्रैल के अंत में भारत दौरा स्थगित करने के बाद नई दिल्ली के अधिकारियों से कोई और पूछताछ नहीं की है। तो वहीं बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद विराट कोहली की पहली प्रतिक्रिया, कहा अद्भुत मीटिंग रही, गर्व है सर। जी हाँ, T20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया भारत लौट चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर होटल ITC मॉल तक क्रिकेट फैंस पूरे उत्साह और जोश के साथ भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया, वेलकम किया। होटल पहुंचने पर कप्तान रोहित शर्मा सहित ऋषभ पंत, सूर्या और हार्दिक जैसे खिलाड़ी भांगड़ा करते नजर आए। इसके बाद टीम इंडिया स्पेशल जर्सी पहनकर PM हाउस पहुंची जहां PM नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मुलाकात की। तो वहीं विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और कहा कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसे मिलकर बहुत गर्व हुआ, हमें प्रधानमंत्री निवास पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद सर। उन्होंने PM मोदी को टैग भी किया। देखते ही देखते तस्वीरें वायरल होने लगी, कुछ ही देर में लाखों लाइक्स मिल गए। बता दें कि T20 चैंपियन टीम इंडिया आज यानी रात बारबाडोस से भारत लौटी, जहां सैकड़ों प्रशंसकों ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर लगातार हो रही बूंदाबांदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया। तो वहीं इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को खास तोहफा भी दिया गया BCCI की तरफ से। BCCI अध्यक्ष और सचिव ने दी स्पेशल जर्सी जिस पर लिखा हुआ है नमो। जी हाँ, और नंबर है 1। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें BCCI ने टीम इंडिया को दिया है 125 करोड़ रुपए का चेक। विराट रोहित हुए भावुक। जी हाँ, वानखेड़े स्टेडियम पर BCCI ने खिलाड़ियों का सम्मान किया और 125 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अग्निवीर पर राहुल गांधी और राजनाथ सिंह की लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि ये संसद में सच और झूठ का गंभीर है मामला। बता दें अग्निवीर का मुद्दा दिन पर दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। चुनावों की बात होती है लेकिन अग्निवीर को लेकर जिस तरह की बातें संसद में हुई है वे फिक्र बढ़ाने वाली है और इस मामले में सेना की भी एंट्री होने से बात है और भी सीरियस हो जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संसद में अग्निवीर पर हुई बहस को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ला दिया है। राहुल गांधी संसद में दिए गए राजनाथ सिंह के बयान को लेकर उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा है। अब ऐसे में इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें अग्निवीर योजना के समर्थन में बोली कंगना रनौत, कहा सेना में कम समय के लिए सेवा करने से भी होगा बड़ा फायदा। जी हां, सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के लिए देश में शुरू हुई अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध और इस पर चल रही बहस के बीच मंडी से लोकसभा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस योजना का बचाव किया है। उनका कहना है कि सेना में कम से कम समय के लिए भी सेवा करने से युवाओं को अपने व्यक्तित्व और चरित्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही कंगना ने कहा है कि काश उन्हें भी बड़े होने के दौरान ऐसा कोई मौका मिला होता। तो वहीं बता दे भोले बाबा के पीछे खड़ा वोट बैंक बन रहा है क्या ढाल, क्यों कार्रवाई से बच रही है यूपी पुलिस। दरअसल बाबा के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, खाकी के हाथ कहां मजबूर हो चुकी है पुलिस। बताते हैं आपको ये बात विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में साकार हरि बाबा के सत्संग में 123 लोगों की मौत का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। मामले में यूपी पुलिस ने गुरुवार को 6 गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन इसमें साकार हरि बाबा का नाम नहीं है। ऐसे में मन में यही सवाल हो रहा है कि पुलिस ने साकार हरि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब अलीगढ़ रेंज के IG शलभ माथुर ने कहा। आपको बता दें शलभ माथुर ने कहा कि जांच अभी शुरू हुई है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर और गिरफ्तारियां की जाएंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि साकार हरि से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन जरूरत पड़ी तो उससे भी पूछताछ होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस हाथरस वाले हादसे पर आपकी क्या टिप्पणी होने वाली है दोस्तों, और आगे इस प्रकार के आयोजन को लेकर आप हर एक भारतीय को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें बाथरूम में गिरने के बाद घर पर बेहोश हुए TMC नेता मुकुल रॉय अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को अपने घर के बाथरूम में गिरने और बेहोश होने के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेटे शुभांशु रॉय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बुधवार शाम बाथरूम में फिसलने से मुकुल रॉय के सिर में चोट लग गई। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर है और 24 घंटे उनकी निगरानी के लिए
डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। तो वहीं आपको बता दें असम से बड़ी खबर, ब्रह्मपुत्र नदी का तांडव देखने को मिला, मुश्किल में जिंदगी, असम के 194 गांवों में तबाही, डूबे कई घर। जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी ने एक बार फिर असम के मोरी गांव जिले के कई गांवों पर कहर ढाया है। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा समेत असम सरकार के मंत्री लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच गुरुवार को असम के मंत्री अतुल बोरा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि मोरी गांव करीब 190 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने इस क्षेत्र की पुरानी समस्या बताई है। तो वहीं बता दें संसद में अब सत्ता पक्ष ही नहीं आसन भी होगा विपक्ष के निशाने पर। पहले सत्र से निकले ये संकेत दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही ये माना जाने लगा था कि इस बार सत्ता पक्ष के लिए अपने खुले मैदान जैसी स्थिति नहीं होगी, जिसे विपक्ष की चुनौतियों से जूझना होगा। संसद का बजट सत्र आने वाला है, लेकिन उससे पहले संपन्न हुए विशेष सत्र के दौरान समीकरण बदले नजर आए। संख्या बल के लिहाज से सत्ता भले ही सब कुछ अपने मुफीद होने का दावा कर रहा हो, लेकिन किसी दबाव में झुकने की बात कह रहा हो, लेकिन ये बदले समीकरण दूरगामी संदेश हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें बिहार के हाल को देख सतर्क हुए सीएम योगी जी 50 साल ज्यादा पुराने पुल को लेकर दे दिया ये दिशा निर्देश। जी हाँ, बिहार में लगातार पुल बहाने के मामले का चर्चा विषय बना हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी दुर्घटना से पहले ही चौकन्ने हो गए। उन्होंने गुरुवार को 50 वर्ष से अधिक पुराने सेतुओं का निरीक्षण करने और सुरक्षित न हो तो तत्काल यातायात बंद कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि गुणवत्ता और समयबद्धता से समझौता नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों क्या टमाटर फिर हो जाएगा 200 के पार? 1 किलो टमाटर में आ सकता है 2 लीटर पेट्रोल। दरअसल बीते साल की तरह इस बार भी टमाटर 200 रुपए के पार पहुंच सकता है। देश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ की वजह से टमाटर समेत कई सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे टमाटर के साथ साथ लोगों के किचन में हमेशा विराजमान रहने वाले आलू प्याज भी भाव खाने लगे हैं। चर्चित अमेरिकी उपन्यासकार और फूड कॉलम राइटर लॉरी कॉल्विन ने ये बात कही है। आपको बता दें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महानगरों में टमाटर की खुदरा कीमतें कोलकाता में सबसे अधिक 152 रुपए प्रति किलो रही। यूपी के शाहजहांपुर में टमाटर 162 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये प्रति किलो 120 रुपए है, चेन्नई में 117 रुपए और मुंबई में 108 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में टमाटर क्या रुपए भाव चल रहा है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। और दोस्तों फिर आपको याद दिला दें कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और परिवार का हिस्सा वहां पर भी बन जाइएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।